हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टेल ऑफ हर्डिंग गॉड्स के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जाकर चेकआउट कर लो। और आगे भी इस सीरीज के सारे एपिसोड्स इसी चैनल पर अपलोड होंगे। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्मू के पीछे लिजियन सोर्ड सेक्ट्स के 5 डिसाइपल्स पड़ गए थे, जिनसे बचते बचाते यहाँ किन्मू को रात हो गई थी और वो आखिरकार एक रैले के अंदर पनाह लेने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पर कई सारे बीस्ट भी मौजूद थे। यहाँ रात को हम देखते हैं कि डिमोनिक गॉड्स ने उस रैलिक पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ हेवनली गॉड्स उस रैलिक को प्रोटेक्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान किन्मू को डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन गॉड मंत्र दोनों सीखने को मिल गए, जिनका इस्तेमाल करते हुए खुद की कल्टीवेशन कर सकता है। पर साथ ही साथ किन्मू को ये बात काफी जरा हैरानगी वाली लगी कि एक गॉड ने आखिर उसकी कल्टीवेशन क्यों सील करके रखी होगी। क्या वो किसी तरह का कोई डीमन है जिसकी पावर से गॉड्स डरते हैं? लेकिन ये सारी बातें अब किन्मू के लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर वो डीमन भी हुआ तब भी वो अपनी डिमोनिक पावर्स का अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगा। सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि किन्मू ने उन 5 डिसाइपल्स में से उनके कैप्टन को जान से मार डाला। आखिर में बची सिर्फ सिस्टर चैंग थी, जिसके सामने किन्मू काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो किन्मू पर हमला कर पाती, तभी अचानक किन्मू को बचाने के लिए वहाँ पर उसकी ग्रैनी सी आ गई, जो कि अपने साथ साथ किन्मू के बाकी के ग्रैंडपास को भी लाई हुई थी। और ये सब लोग यहाँ पर सिस्टर चैंग को भी जान से मार डालते हैं, जिसके बाद इन लोगों को देखने को मिला कि किन्मू अब पहले से कितना सारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 2 मिनट पहले वो किन्मू जो कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, वो दोबारा से दौड़ने लगा। इस पिछले एक दिन में किन्मू के एक्सपीरियंस और उसके स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा इजाफा हुआ, जो देखकर उसके ग्रैंडपास तो काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक बात बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि किन्मू एक साथ डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन गॉड्स मंत्र दोनों का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ किन्मू से होती है, जो कि अपनी कल्टीवेशन करने के लिए पानी पर काफी ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा था। और साथ ही साथ वो अपनी गाइडिंग स्किल को भी परफॉर्म करता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो इसके साथ डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन मंत्र को भी कंबाइन करके इस्तेमाल कर रहा था, जो आवाजें दूर से उसके सारे के सारे एल्डर्स सुन रहे हैं। ये डिमोनिक मंत्र वाली एनर्जी तो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि दूर से जायंट एप टाइटन भी इसे महसूस कर लेता है। और वो तेजी के साथ किन्मू को मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई डीमन है जो कि उसकी टेरिटरी में घुस आया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पोजीशन लगा, तभी अचानक वो अपने सामने ग्रैंडपा माँ को देख लेता है, जो कि गुस्से के साथ उसे घूर रहा था। जायंट एप टाइटन यहाँ पर उनकी आंखों में देखते हुए समझ गया कि अगर मैंने आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करी तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एल्डर मस्क भी किन्मू को यहाँ पर एक साथ 2 मंत्रों को परफॉर्म करता हुआ देखकर हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है? किन्मू डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन गॉड्स मंत्र दोनों को एक साथ कैसे परफॉर्म कर सकता है? जिस पर ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि शायद ये उसी रात की वजह से हुआ होगा, जब किन्मू उन डिसाइपल्स की वजह से उस रैलिक में रहा। शायद उसने वहां पर डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन गॉड मंत्र्स को फेस किया और इसीलिए उसने ये दोनों ही मंत्र सीख लिए। फिर तभी अचानक यहाँ ग्रैंडपा क्यूसी कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किन्मू चाहे जिस मर्जी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को ताकतवर करे, हम लोगों की मेन जिम्मेदारी तो ये है कि चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, हम लोग किन्मू को प्रोटेक्ट करें और उसे और ज्यादा ताकतवर बनाए। जो कहते ये सब लोग फौरन से किन्मू को फॉलो करने लगे ताकि उस पर कोई भी मुसीबत ना आए। लेकिन विलेज चीफ अभी भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर किन्मू यहाँ पर डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन गॉड मंत्र दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करेगा, तो ये एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि पता नहीं किन्मू इसे बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मंत्र एक साथ इस्तेमाल करना किन्मू के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो जाए। फिलहाल तो ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, इसलिए हम लोग कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। अब यहाँ इसी तरह से दिन भर किन्मू मजे करते हुए अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता रहा, जिसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्मू आराम से मजे के साथ सो रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती रही, अचानक ही हम देखते हैं कि किन्मू की बॉडी के अंदर डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन मंत्र दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगे, जिसकी वजह से किन्मू को अजीब अजीब सपने आ रहे थे और वो आराम से सो नहीं पा रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ग्रैनी सी भी खिड़की से ये सब होता हुआ देख लेती है, पर अच्छी बात यह है कि किन्मू के बचपन का लॉकेट उसे फिलहाल के लिए शांत कर देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ ना जाए, इस बात से परेशान होते हुए ग्रैनी सी यहाँ विलेज चीफ के पास आ गई थी, जहाँ उन्हें सब कुछ बता देती है कि किन्मू की बॉडी में इस वक्त डिमोनिक मंत्र और हेवनली डिवाइन मंत्र दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं उसकी सोल को बुरी तरीके से डैमेज ना हो जाए। जो सुनकर विलेज चीफ भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा हो सकता है कि इस कल्टीवेशन मेथड की वजह से सारा के सारा जोर उसकी सोल पर पड़े, लेकिन अगर किन्मू किसी तरीके से इस टेक्निक का आदी हो गया तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। वो अपने माइंड को अच्छे से शार्प कर सकता है और उसकी स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट आएगी। फिलहाल मुझे लगता है कि हम लोगों को किन्मू को वो करने देना चाहिए जो कि ऑलरेडी वो कर रहा है, उसे और
सारा एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। हम लोगों ने बचपन से लेकर अब तक किन्मो को यहाँ विलेज में बड़ा किया, जहाँ वो बाहर के एक्सपीरियंस फेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये किन्मो के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। कभी ना कभी तो किन्मो इस डाजू कॉन्टिनेंट से बाहर निकल कर जाएगा और बाहर की दुनिया फेस करने के लिए उसे और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रैनी सी बेशक इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकती थी, यही किन्मो के लिए बेहतर था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे से किन्मो ने अपने ग्रैंडपा से सीखी हुई टेक्निक्स को अकेले में ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, जहाँ वो इन टेक्निक्स को अलग अलग बीच पर आजमाता है। यहाँ पर किन्मो को अपने थंडर फिस्ट टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और आज के दिन वो इस तरह से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हुए काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। लेकिन यूं ही चलते चलते अचानक से वो एक टेंपल के पास पहुंच जाता है, जो टेंपल दिखने में तो काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि उसमें चारों तरफ कई सारी चेन्स लगी हुई थी और बीच में एक बुद्धा का स्टैचू है, जिसे रिस्पेक्ट देने के लिए किन्मो वहाँ पर एक मोमबत्ती जलाने के लिए आगे की तरफ जाने ही वाला था। पर तभी अचानक उसे अपने ग्रैंडपा जिया की बात याद आ गई, जिन्होंने किन्मो से कहा था कि किसी भी टेंपल से जाने से पहले तुम्हें ये वर्ड्स बोलने होंगे। और किन्मो को समझ तब तो नहीं आ रहा था कि आखिर ये वर्ड्स क्यों बोलने हैं, लेकिन चूंकि वो जानता है कि ग्रैंडपा जिया काफी ज्यादा समझदार है, तो उन्होंने जो बोला था मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसलिए वो ग्रैंडपा जिया के कही मुताबिक बिल्कुल वैसी ही एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर इंसान हूँ। मैं इस टेंपल के गॉड से रहम की उम्मीद करता हूँ। असल में सारे के सारे मॉर्टल इसी तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो कमजोर है। और यहाँ किन्मो की ये चीज काम कर गई, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक उस टेंपल के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जो कि किन्मो पर हंसते हुए कह रही थी कि तुम तो बहुत ही ज्यादा फनी हो। और वो साथ ही साथ किन्मो की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए कह रही थी कि तुम क्या मेरे साथ खेलना चाहोगे। दूसरी तरफ किन्मो से देखकर घबरा गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम कोई गॉडेस हो, जिस पर वो लड़की हंसते हुए जवाब देते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई गॉडेस नहीं, बल्कि मैं तो यहीं पर पास में रहने वाली एक नॉर्मल लड़की हूँ। तुम आखिर बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ। यहाँ पर किन्मो अभी अंदर की तरफ जाने ही वाला था, लेकिन उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। साथ ही वो देखता है कि बुद्धा के स्टैचू के नीचे कई सारे इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगा। इसीलिए वो यहाँ पर उस लड़की को मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम बाहर आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की भी बाहर नहीं आना चाहती थी, उल्टा वो किन्मो को किसी भी हाल में ललचाकर अंदर ही बुला रही थी। जहाँ किन्मो के बार बार मना करने पर आखिरकार उस लड़की के सब्र का पारा हाई हो गया और वो गुस्सा होते हुए अचानक से अपने डीमन फॉर्म में आ गई, ताकि वो जल्दी से जल्दी किन्मो पर हमला करके उसे खा जाए। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए किन्मो पर हमला करने की कोशिश करती है, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस बुद्धा स्टैचू से जुड़े हुए सारे के सारे चेन्स उसे पीछे की तरफ खींचने लगे। असल में ये सारे के सारे चेन्स यहाँ इसी लड़की को कैद में रखने के लिए है, ताकि ये कभी भी इस टेंपल से बाहर ना जा सके। यहाँ चूंकि वो डिमोनिक गर्ल किन्मो को खा नहीं पा रही थी, तो इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इस बुद्धा के स्टैचू पर अपना गुस्सा निकालते हुए रो रो कर कहती है कि आखिर तुम कितने ज्यादा बेरहम हो। एक तो तुमने मुझे यहाँ पर भूखा कैद करके रख दिया और ऊपर से मैं किसी को खाने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। दूसरी तरफ किन्मो को भी अब सारी की सारी सिचुएशन समझ आ गई थी कि असल में यहाँ पर जितने भी इंसानों के कंकाल पड़े हुए उन सारे इंसानों को इसी लड़की ने खाया होगा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अंदर नहीं गया, पर साथ ही साथ वो महसूस करता है कि यहाँ पर तो एक डीमन और साथ ही साथ एक गॉड भी है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करूँ तो इससे मेरा लेवल ब्रेक थ्रू हो जाए। यही सोचते हुए किन्मो ने टेंपल के बाहर बैठकर ही अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था। और ये डिमोनिक मंत्र जैसे यहाँ पर उस बुद्धा के कानों तक पहुंची, अचानक से वो स्टैचू एक्टिवेट हो गया, जिसे लग रहा था कि शायद ये डिमोनिक मंत्र वही डीमन गर्ल परफॉर्म कर रही है। इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर मेरे होते हुए तुमने ये हिम्मत कैसे करी कि तुम यहाँ पर इस डिमोनिक मंत्र को परफॉर्म कर सको। और ये कहती वो अपने हेवनली डिवाइन मंत्र परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो मंत्र यहाँ पर इस डिमोनिक गर्ल को बुरी तरीके से सप्रेस कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही मंत्र किन्मो की सोल सी के अंदर जाकर उसी के हेवनली डिवाइन मंत्र से भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये दो डिवाइन मंत्र एक दूसरे के साथ उलझ चुके थे, इसलिए किन्मो को मौका मिल चुका था कि वो अपने डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस इनविजिबल वॉल को ब्रेक कर दे। ये सोचते हुए किन्मो ने अपनी सारी की सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर ली और उसे डिमोनिक मंत्र के साथ कंबाइन करते हुए फौरन से वो दोबारा उस इनविजिबल वॉल पर ब्रेक कर चुका, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि किन्मो ने आखिरकार अपना स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रेक कर लिया। किन्मो तो यहाँ पर अपने इस फर्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डिमोनिक गर्ल की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। क्योंकि किन्मो ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बाद उस डिमोनिक मंत्र को भी परफॉर्म करना छोड़ दिया, तो इसलिए ये बुद्धा का स्टैचू भी वापस से नॉर्मल हो गया। दूसरी तरफ किन्मो यहाँ अपने सोल सी के अंदर आ चुका था, ताकि वो देख सके कि आखिर उसका स्पिरिट एम्ब्रियो किस तरह का होगा। वैसे तो टोटल 4 तरह के 20 स्पिरिट एम्ब्रियो होते हैं, लेकिन जब किन्मो ने देखा तो उसका स्पिरिट एम्ब्रियो सबसे अलग था, क्योंकि वो किसी ह्यूमन बेबी की तरह दिख रहा है, जो देखकर किन्मो को काफी ज्यादा हैरानगी हुई और उसे लगता है कि शायद उसके पास चूंकि ओवरलोड बॉडी है, इसी वजह से उसका स्पिरिट एम्ब्रियो इस तरह है। जबकि गौर करने पर किन्मो ने देखा कि वो स्पिरिट एम्ब्रियो तो बिल्कुल किन्मो के बचपन की तरह दिखता है, बिल्कुल वैसा ही क्यूट और
और फ्लफी सा। ये कहते हुए किन्मू ने जब उसकी बॉडी को टच किया तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिट एम्ब्रियो यहाँ पर किन्मू को फौरन से अपने अंदर खींच लेता है। यहाँ किन्मू की सोल को निकलने की वजह से उसकी कॉन्शियसनेस इसी बच्चे के अंदर आ चुकी थी, जो देखकर तो किन्मू काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बच्चे के पास तो कोई भी एलिमेंट की पावर नहीं है, जैसे कि विंड, फायर या फिर वाटर। हाँ, वो अलग बात है कि इस बच्चे के अंदर से काफी ज्यादा तेज एनर्जी अनलीश हो रही है। फिलहाल मुझे इसके एलिमेंट के बारे में नहीं मालूम, लेकिन खुशी की बात यह है कि आखिरकार मेरी ओवरलोड बॉडी पूरी तरीके से अवेकन हो गई। बाकी की चीजें तो मैं अपने ग्रैंडपा से ही पूछ लूंगा। यहाँ पर ये सब सोचते हुए किन्मू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ इसके बाद जब किन्मू अपने सोल सीड से बाहर आया तो वो उस टेंपल के अंदर जाने की कोशिश करता है। जहाँ अंदर कदम रखती है अचानक से हम देखते हैं कि उस डिमोनिक गर्ल ने दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हुए तेजी के साथ किन्मू पर हमला करना शुरू कर दिया। किन्मू तेजी के साथ मूव करते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए फौरन से बाहर की तरफ आ गया और एक बार फिर से हम देखते हैं कि किन्मू ने डिमोनिक मंत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस बार सिर्फ इसीलिए ताकि वो उस डिमोनिक गर्ल को मजा चखा सके। और यहाँ किन्मू के ये प्लान काम भी कर गया, क्योंकि किन्मू की डिमोनिक मंत्र की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ वो बुद्धा स्टैचू दोबारा से एक्टिवेट होते हुए कहता है कि नासमझ डिमोनिक लड़की, तुम्हारी दोबारा से इतनी हिम्मत हुई कि मेरे होते हुए तुम इस तरह की डिमोनिक मंत्र को परफॉर्म करो। और ये कहती वो एक बार फिर से उस डिमोनिक गर्ल को पीटना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो डिमोनिक गर्ल कहती है कि ओए गंजे, तू गंजा होने के साथ क्या अंधा भी है? तुझे क्या समझ नहीं आता कि ये डिमोनिक मंत्र मैं नहीं कोई और परफॉर्म कर रहा है? लेकिन वो बुद्धा का स्टैचू कहाँ ही सुनने वाला था और वो लगातार उसकी कई सारी पिटाई लगा देता है। अब यहाँ किन्मू के रुकने के बाद हम देखते हैं कि वो डिमोनिक गर्ल अभी भी नहीं सुन रही थी, बल्कि वो किन्मू को यूं ही धमकी देते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इसके लिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये धमकी सुनकर तो किन्मू ने एक बार फिर से डिमोनिक मंत्र को इंचेंट करने के लिए हाथ उठा लिए थे, लेकिन दूसरी तरफ डिमोनिक गर्ल समझ गई थी कि अब मेरी दोबारा पिटाई होगी, इसलिए वो फौरन हाथ जोड़ते हुए कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे गलती हो गई। किन्मू भी दूसरी तरफ उस पर रहम खा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उस टेंपल के अंदर इंटर होते हुए यहाँ पर ट्रेजर्स की तलाश करने लगा और वो साथ ही साथ उस डिमोनिक गर्ल से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से ट्रेजर्स है, जिस पर तो वो डिमोनिक गर्ल क्यूट बनते हुए यहाँ किन्मू को उल्लू बनाने की कोशिश करती है। वो किन्मू से कह रही थी कि यहाँ पर ज्यादा कोई अच्छे खासे ट्रेजर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े बहुत मार्शल आर्ट टेक्निक्स मिले जो कि मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और ये कहती वो फौरन से वहाँ पर कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स को उठाकर किन्मू के पास ले आई। वो जानती रही कि ये मार्शल आर्ट टेक्निक उतने भी ज्यादा बेहतरीन नहीं, वो बस किन्मू को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भगाना चाहती थी। दूसरी तरफ किन्मू को भी उन सारे के सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स में से सिर्फ एक ही टेक्निक थोड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन वो समझ गया था कि ये लड़की मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है। किन्मू उसके चेहरे को देखते ही समझ गया था, इसलिए वो उससे दोबारा सवाल करते हुए पूछता है कि क्या सच में इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और ट्रेजर नहीं, जिस पर तो वो डिमोनिक गर्ल यहाँ मासूम बनते हुए कहती है कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, क्या तुम्हें मेरे इस मासूम से चेहरे पर भी यकीन नहीं आ रहा? किन्मू भी उसकी ये 50 रुपए वाली एक्टिंग को तो समझ गया था, इसलिए वो डिमोनिक मंत्र को परफॉर्म करने के लिए फौरन से हाथ उठा लेता है, जो देखकर वो लड़की घबराते हुए फौरन से किन्मू का मुंह बंद कर देती है और साथ ही साथ कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, यहाँ पर और भी कुछ ट्रेजर्स मौजूद है जो कि मैं अभी तुम्हारे लिए ले आऊंगी। और यही कहते हुए वो डिमोनिक गर्ल घबराते हुए फौरन से भाग कर अपने बाकी के सारे ट्रेजर्स भी उठाकर यहाँ किन्मू के सामने ले आती है, जिनमें से एक ट्रेजर थोड़ा सा कीमती था, इसलिए डिमोनिक गर्ल ने चुपके से उसे हटा दिया, जिस पर किन्मू की नजर पड़ गई थी। लेकिन फिलहाल वो इस डिमोनिक गर्ल से इन बाकी के सारे हथियारों के बारे में सवाल करता है, जिस पर तो वो डिमोनिक गर्ल यहाँ इन सारे के सारे हथियारों की तारीफ करते हुए कह रही थी कि इनमें से हर एक हथियार ही बहुत ज्यादा कीमती है, तुम इनकी शक्लों पर मत जाओ, बल्कि इनका लेवल तो काफी ज्यादा हाई है, सच कहो तो ये फाइट में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू को तो अब उसकी एक भी बात का भरोसा नहीं था, बल्कि वो अपने पास से अपने ग्रैंडपा बुचर का किलिंग नाइफ बाहर निकाल चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए जैसे ही इस वेपन को एक छोटा सा भी हिट करता है वो फौरन से क्रैक होकर टूट गया। इसलिए वो डिमोनिक गर्ल ये देखकर एक्टिंग करते हुए कहती है कि वाओ, तुम्हारा ये किलिंग नाइफ तो वाकई में कमाल का है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकला, क्या तुम बताओगी कि आखिर ये किस लेवल का है? लेकिन दूसरी तरफ किन्मू से ये टॉपिक चेंज करने नहीं देता, बल्कि उस पर भड़कते हुए कहता है कि बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही थी? मुझे लगता है कि अभी भी तुम असली ट्रेजर्स को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। इसलिए हम देखते हैं कि किन्मू खुद ही जाकर उन वेपन्स को ढूंढना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक गर्ल तो किन्मू को रोकने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन किन्मू उसके हाथों नहीं रुक रहा था। अब यहाँ कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मुझे सारे के सारे ट्रेजर्स ही किन्मू ने इकट्ठा करके ले लिए थे, जबकि साथ ही साथ जाने से पहले किन्मू उस टेंपल के बाहर ये भी लिख देता है कि इस टेंपल के अंदर मत जाना, अंदर एक डीमन गर्ल है। दूसरी तरफ अपने सारे के सारे वेपन्स को खोकर इस डीमन गर्ल को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी कि नादान बच्चे, तुमने ये काम करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज से पहले मेरा इतना खौफ था कि कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं चुरा पाया, और देखो तो सही, तुमने मेरे सारे के सारे ट्रेजर्स ले लिए, मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन वो तो उन सारे के सारे वेपन्स को लेकर हंसी खुशी वापस से अपने विलेज आ चुका था, जहाँ पर वो इन वेपन्स के बारे में और उस डीमन गर्ल के बारे में अपने ग्रैंडपास और ग्रैनी सी को बताता है, जहाँ ये सब लोग मिलकर उन वेपन्स को देख रहे थे और साथ ही साथ
ग्रैंडपा वहाँ बताता है कि हाँ, मुझे उस टेंपल और उस डिमोनिक गर्ल के बारे में मालूम था। मैंने इवन उसे मारने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उस बुद्धा ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। जो बात तो किन्मो को काफी ज्यादा अजीब लगी कि आखिर ये किस तरह का गॉड है जो कि जानबूझकर उस डिमोनिक गर्ल को वहाँ पर कैद करके जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि उस डिमोनिक गर्ल ने तो टेंपल के अंदर जाने वाले कई सारे इंसानों को खा लिया है और वो बुद्धा उन्हें रोकता भी नहीं। जिस पर किन्मो के ग्रैंडपास बताते हैं कि असल में ये सारे के सारे ट्रू गॉड्स नहीं बल्कि फाल्स गॉड्स है। अगर मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो ज्यादातर ऐसे गॉड्स है जो कि हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान हुआ करते थे। उन्होंने खुद को पावरफुल किया और उसके बाद वो इस तरह के गॉड्स बन गए। असल में इन गॉड्स को तुम किसी तरह के रेस समझ सकते हो या फिर एक कल्टीवेशन लेवल। जब उस सर्टेन कल्टीवेशन लेवल तक कोई भी वॉरियर पहुंच जाए तो उसे हम गॉड कहकर पुकारते हैं। असल में वो ट्रू गॉड नहीं होता और इसलिए उन लोगों को नॉर्मल इंसानों की भी कोई परवाह नहीं होती। यहाँ वो ये सारी बातें तो बता रहे थे, पर साथ ही साथ वो उन वेपन्स को भी चेक करते हैं जो कि काफी जरा कमजोर थे, इसलिए किन्मो इन्हें फाइट के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन ग्रैनी सी कहती है कि मैं इन वेपन्स को जियांगलोंग सिटी में बेच दूंगी। यहाँ जब ये सारी बातें चल ही रही थी तभी अचानक किन्मो अपने सारे के सारे ग्रैंडपा से कहता है कि वैसे मेरे पास एक खुशखबरी है जिसके बारे में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। असल में मैंने अपना स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल ब्रेक कर लिया, यानी कि मेरी ओवरलोड बॉडी अवेकन हो चुकी है। जो सुनकर तो उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा शौक लगा। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या उन लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये सब लोग कब से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। वो फौरन से किन्मो को यहाँ वाइस चीफ के पास लाकर उसे चेक करवाते हैं, जहाँ ग्रैंडपा मस्क के चेक करने के बाद वो कंफर्म करते हुए बताते हैं कि हाँ, ये बात सच है। किन्मो ने सच में अपनी ओवरलोड स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट कर ली। जो सुनकर तो किन्मो के सारे ग्रैंडपास काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ विलेज चीफ और वाइस चीफ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उन लोगों को तो लगा था कि शायद किन्मो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान है, फिर आखिर वो अपने स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल कैसे ब्रेक कर सकता है। यहाँ जब विलेज चीफ ये सब सोच रहा था तभी अचानक किन्मो भी उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि बेशक मैंने अपनी ओवरलोड बॉडी अवेकन तो कर ली, लेकिन मेरी स्पिरिट एम्ब्रियो के पास कोई भी एलिमेंटल पावर नहीं है। जिस पर विलेज चीफ बताते हैं कि टोटल 4 तरह के स्पिरिट एम्ब्रियोस होते हैं जो कि अलग अलग बीस्ट है। बताओ कि आखिर तुम्हारे पास किस तरह का स्पिरिट एम्ब्रियो है, उसी के हिसाब से उसकी एलिमेंटल पावर भी होगी। ये सुनकर दूसरी तरफ किन्मो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मेरा स्पिरिट एम्ब्रियो तो एक इंसान है, जिस पर तो किसी को भी समझ नहीं आता, क्योंकि आज से पहले ह्यूमन फीटस एम्ब्रियो के बारे में किसी ने भी नहीं सुना था और इसकी पावर्स क्या होगी। लेकिन तभी अचानक ग्रैंडपा बुचर कहता है कि वैसे इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि किन्मो ने अपनी ओवरलोड बॉडी एक्टिवेट कर ली। बेशक उसके पास ह्यूमन एम्ब्रियो फीटस है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इंसानों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किन्मो कभी न कभी इसकी टेक्निक्स के बारे में समझ जाएगा। यहाँ इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ किन्मो भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है ताकि वो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर कर सके। और इसलिए हम देखते हैं कि एक बार फिर से किन्मो ने अपने डुअल मंत्र का इस्तेमाल करते हुए यही भागते भागते अपने गाइडिंग स्किल्स से कल्टीवेशन करना शुरू कर दी थी। लेकिन ग्रैनी सी दूसरी तरफ उसकी इस डुअल मंत्र टेक्निक की वजह से अभी भी किन्मो के लिए परेशान थी, क्योंकि हर रात ही किन्मो को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और अगर किन्मो की इस तकलीफ का हल ना निकाला गया तो उसकी सोल बुरी तरीके से डैमेज हो सकती है। विलेज चीफ भी इस बात को अच्छे से समझता था, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसलिए उन्होंने ग्रैंडपा जियाद से मदद मांगी जो कि ब्लाइंड थे। हम देखते हैं कि वो रात के टाइम यहाँ किन्मो के पास आ गए, जहाँ वो किन्मो से उसके सपनों के बारे में सवाल करते हैं। दूसरी तरफ किन्मो भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं हर रात सपनों में डीमंस और गॉड्स के दरमियान जंग को देखता हूँ, जो जंग बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा जिया उसकी बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें डीमंस और गॉड से डर लगता है, जो कि शायद उस रात के हादसे की वजह से हुआ होगा। लेकिन किन्मो, क्या तुम अपने डर का मुकाबला करना चाहोगे? जो सुनकर किन्मो भी कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ जरूर। किन्मो की ये बात सुनकर ग्रैंडपा जिया उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मेरे साथ आओ। आज के दिन मैं तुम्हें एक न्यू टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारे दिल में ये खौफ मर जाएगा। ये सब कहते हुए ग्रैंडपा जिया किन्मो को अपने साथ अपने विलेज के उसी गॉड स्टैचू के पास ले आते हैं जो कि हर रात इन्हें प्रोटेक्ट करती रही। ग्रैंडपा जिया किन्मो को अपने साथ यहाँ पर लाने के बाद उसे 9 हेवन आई ओपनिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं, जिससे गॉड आईज ओपन हो जाएगी। ये गॉड आई ग्रैंडपा जिया की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वो देख सकते थे जो कि नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती, और इसी टेक्निक को उन्होंने यहाँ किन्मो को भी सिखा दिया। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मो ने जैसे इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपनी गॉड आईज को ओपन किया तभी अचानक वो देखता है कि स्टैचू के ऊपर तो एक बहुत बड़ा गॉड है जो कि इतना जरा बड़ा और टेरिफाइंग था कि वो वहां पर मौजूद डार्क एनर्जी को इस विलेज से दूर रख रहा है। दूसरी तरफ उसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि किन्मो का खौफ उसे घुटनों पर लाने लगा। किन्मो उसे देखकर अपने पैरों में जान महसूस नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंडपा जिया किन्मो से कहते हैं कि इसके सामने घुटनों पर मत बैठना, क्योंकि अगर एक बार तुम सिर्फ गॉड स्टैचू की ही डर से उसके सामने झुक गए तो उसके बाद तुम रियल गॉड का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। जिस पर किन्मो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने ग्रैंडपा जिया से सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन ये तो एक गॉड है, आखिर मैं इनके सामने कैसे ना झुकूं? ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ क्या आपको नहीं लगता कि हमें इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। जो
जो सुनकर दूसरी तरफ ग्रैंडपा जिया जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये ट्रू गॉड नहीं बल्कि फॉल्स गॉड्स है, जो कि पहले इंसान हुआ करते थे और खुद को ताकतवर बनाकर ही ये इस तरह से गॉड बन गए। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे सामने इस वक्त वो रियल गॉड भी नहीं बल्कि ये तो एक मामूली सा स्टैचू है जिसे कोई भी बात समझ नहीं आने वाली, और तुम्हें लगता है कि ये हमारे विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हमें इससे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि स्टैचू ने हमारे विलेज को नहीं बचाया बल्कि हमारे विलेज को बचाने वाला विलेज चीफ और साथ ही साथ ग्रैंडपा माँ है, जो कि कई दूर से स्टैचू को उठाकर लेकर यहाँ पर आए थे ताकि ये अपना काम परफॉर्म कर सके। अगर तुम सीधे अल्फाजों में कहो तो हम इंसान ही है इन गॉड से वो काम करवा रहे जो हम चाहते। जो सब कहने के बाद वो अचानक से किन्मू का कान पकड़ते हुए कहते हैं कि बताओ तो अब क्या तुम एक फॉल्स गॉड के स्टैचू के सामने घुटनों पर बैठोगे? ये तुम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उनसे देखकर डर लग गया। लेकिन बचपन में तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, मुझे अच्छे से याद है कि तुम इस स्टैचू पर कभी भी सुसु करने से डरते नहीं थे। पता नहीं क्यों बड़े होने के बाद तुम्हारे दिल में काफी ज्यादा खौफ बैठ चुका। यहाँ ये सारी बातें सोचते हुए किन्मू अपने मन में फैसला करता है कि उसे अपने मन से ये डर निकालना ही होगा, क्योंकि अगर वो यूं ही डरता रहा तो वो कभी भी कल्टीवेशन करके खुद को एक गॉड लेवल तक नहीं पहुंचा पाएगा। और यही सब सोचते हुए हम देखते हैं कि किन्मू ने यहाँ ग्रैंडपा जिया के साथ मिलकर एक बार फिर से अपने बचपन की तरह उस स्टैचू पर सुसु करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से किन्मू के दिल में वो खौफ जो कि रात भर उसे सताता रहता था अब वो खत्म हो गया। उसे दोबारा कभी भी रात को बेचैनी नहीं होगी। यहाँ पूरी रात अच्छे से आराम करने के बाद हम देखते हैं कि किन्मू अगले ही दिन दोबारा से ट्रेनिंग पर निकल चुका था, जहाँ वो गलती से उस जायंट डीमन टाइटन एप की टेरिटरी में आ गया। इसलिए वो टाइटन एप यहाँ किन्मू पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू भी बराबरी के साथ उसका मुकाबला कर रहा था, इवन कि उसकी बहुत सारी पिटाई भी हुई, लेकिन फिर भी किन्मू हार नहीं मानता और वो अपने ग्रैंडपा माँ की सिखाई हुई थंडर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस टाइटन एप को हरा देता है। जिसके बाद वो तेजी से अपनी किलिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इससे पहले कि उस टाइटन एप की जान ले पाता तभी अचानक वो रुक गया और वो साथ ही साथ उस टाइटन एप से कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी वेपन नहीं, इसलिए मैं भी तुम पर अपने वेपन से हमला नहीं करूंगा, बल्कि हम दोनों सिर्फ अपने हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे। जो देखकर तो दूसरी तरफ उस टाइटन एप को किन्मू काफी ज्यादा अजीब लगा, पर साथ ही साथ वो उसे पसंद भी आने लगा, क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद से इन दोनों ने अपने फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी और लगातार ये दोनों इसी तरह से फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ फाइट करते रहे, जहाँ इन दोनों ने ही कुछ देर बाद तक एक दूसरे को पंचेस मार मार कर एक दूसरे का भूता लाल कर दिया था। दोनों ही बुरी तरीके से थक भी चुके थे, इसलिए आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ गए, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो टाइटन एप किन्मू को चुके पसंद करने लगा, इसलिए वो उसके लिए कई सारे फ्रूट ले आता है कि लो इसे खा लो ताकि दोस्त तुम्हारी एनर्जी रिकवर हो सके। दूसरी तरफ किन्मू भी उसे आखिरकार अपना दोस्त एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद जब किन्मू वापस से विलेज आ चुका था तो यहाँ पर रात को हम देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा जिया के साथ उसी गॉड स्टैचू पर खड़े होकर मस्ती मजाक कर रहा था। दूर से विलेज चीफ और वाइस चीफ भी ये सब होता हुआ देख रहे थे, जहाँ विलेज चीफ कहते हैं कि आखिरकार किन्मू ने अपने डर पर काबू पा लिया। ग्रैंडपा जिया वाकई में अमेजिंग और इंटेलिजेंट इंसान है, जिस काम का मेरे पास सोल्यूशन नहीं था वो इसने सिर्फ सुसु करके करवा दिया। मुझे सच में हैरानगी होती है, जबकि साथ ही साथ वो बताते हैं कि किन्मू के साथ रह रहकर अब ग्रैंडपा जिया भी पहले से बदलने लगे। ऐसा लगता है कि उनके अंदर मरा हुआ वो डिवाइन आई गॉड दोबारा से जिंदा होने लगा, जिस पर वाइस चीफ जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मास्टर जिया के पास जब गॉड्स आइज हुआ करती थी तब वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर था, जिनका इस्तेमाल करते वो किसी भी ओपिनियन के सारे टेक्निक्स को समझ लेता और इवन की वो उनमें कमियां निकाल कर उन्हें आसानी के साथ हरा देता, इसलिए कोई भी गॉड उसका मुकाबला नहीं कर सकता था सिवाय चंद के, जिन्होंने ग्रैंडपा जिया से उनकी आंखें छीन कर उन्हें अंधा बना दिया ताकि वो कभी भी खुद को ताकतवर ना समझ सके। दूसरी तरफ मास्टर जिया भी अपने गॉड्स आइज को खोने के बाद पूरी तरीके से निराश हो चुके थे, लेकिन किन्मू को ट्रेनिंग करवाते करवाते कब उन्होंने अपनी डिवाइन थर्ड आई ओपन कर ली उन्हें अंदाजा तक नहीं हुआ। ये डिवाइन थर्ड आई एक हर्ड की स्पिरिचुअल आई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके। जो सारी बातें सुनकर विलेज चीफ भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका मतलब कि ये मास्टर जिया के दुश्मनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्मू अपने ग्रैंडपा जिया की सिखाई हुई इस 9 हेवन आई ओपनिंग टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। बेशक वो अपनी इस गॉड्स आई के फर्स्ट लेवल को तो एक्टिवेट कर चुका है, लेकिन उसे ग्रैंडपा जिया की मदद से मालूम हुआ था कि टोटल इस टेक्निक के 9 लेवल्स है। अगर एक बार किन्मू किसी तरह से लेवल 9 तक पहुंच गया तो उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। और साथ ही साथ किन्मू जितनी बार भी अपने 9 हेवन आई ओपनिंग टेक्निक में लेवल ब्रेक थ्रू करेगा उसकी आंखों में और ज्यादा लेयर्स बनते जाएंगे, जो कि किन्मू को और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। यहाँ ये सब सोचते हुए किन्मू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और वो इसी गॉड आई टेक्निक को परफॉर्म करते हुए यूं ही आगे की तरफ जाता रहा, जहाँ इस टेक्निक की मदद से वो चाहे जिस भी बीस या फिर जिस भी चीज को देखे वो उसके अंदर के सारे एनर्जी फ्लो को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ये टेक्निक किन्मू के फाइट में काफी ज्यादा काम आएगी, क्योंकि अगर सोचो कि कोई भी वॉरियर आगे की तरफ पंच करना चाहता है तो उसकी सारी एनर्जी उसके पंच में आकर इकट्ठा हो जाएगी और किन्मू को पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि अगला वॉरियर पंच करना चाहता है। किन्मू भी दूसरी तरफ यहाँ यही
सारी बातें सोचते हुए इस गॉड आई टेक्निक को किसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए वो फौरन से उसी टाइटन एप के पास आ गया। जहाँ आते ही किन्मो उस जायंट टाइटन एप से कहता है कि आज मैंने एक न्यू टेक्निक सीखी है, क्या तुम मेरे साथ उसे प्रैक्टिस करना चाहोगे? जिस पर हम देखते हैं कि टाइटन एप तो पहले से ही तैयार था, जैसे कि वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा हो। और यहाँ पर फाइट की शुरू होती है हम देखते हैं कि उस टाइटन एप ने फौरन से किन्मो की ही थंडर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला बोल दिया, जो देखकर किन्मो उस थंडर ड्रैगन फिस्ट अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मन ही मन में हैरान होते हुए सोच रहा था कि मैंने सिर्फ इस टेक्निक को एक बार ही इसके सामने परफॉर्म किया, इसके किसी भी टेक्निक को सीखने और समझने की ताकत तो बेहतरीन है, लेकिन फिलहाल किन्मो को उसे हराना था। इसलिए हम देखते हैं कि किन्मो ने फौरन से अपनी गॉड आइज एक्टिवेट कर ली ताकि वो उस टाइटन एप की सारी कमजोरियां और उसकी एनर्जी फ्लो को अच्छे से देख सके, जो करने की वजह से हम देखते हैं कि किन्मो तो पहले ही उस टाइटन एप के हर एक अटैक को देख पा रहा था और वो आसानी के साथ उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। जहाँ किन्मो की रफ्तार और उसकी स्ट्रेंथ तो पहले ही इंप्रूव हो चुकी थी, लेकिन इस गॉड आइज टेक्निक की वजह से उसकी परसेप्शन भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसी वजह से उसने टाइटन एप को काफी बुरी तरीके से उठा कर पटका, लेकिन कुछ देर बाद तक हम देखते हैं कि किन्मो और उस टाइटन एप दोनों का मुंह सूजा हुआ था, बिल्कुल पहले की तरह। किन्मो और टाइटन एप दोनों को ही एक दूसरे के साथ फाइट करके बहुत मजा आया, लेकिन अब अपनी वाइटलिटी रिकवर करने के लिए हम देखते हैं कि किन्मो फौरन से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ वो अपनी गाइडिंग स्किल को परफॉर्म करने लगा और साथ ही साथ वो यहाँ पर इस टाइटन एप को भी अपनी गाइडिंग स्किल सिखाना शुरू कर देता है ताकि वो भी अपनी वाइटलिटी को रिकवर कर सके। जो सुनकर दूसरी तरफ जायंट टाइटन एप भी कुछ लम्हों तक किन्मो को देखने के बाद उसकी गाइडिंग स्किल को फौरन से सीखकर परफॉर्म करना शुरू हो गया। ये देखकर किन्मो भी हैरान होते हुए कहता है कि वाकई में तुम सच में कल्टीवेशन जीनियस हो, तुम्हें सिखाने में तो सच में मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्मो ने अपने ग्रैंडपा से जो भी टेक्निक सीखी थी वो यहाँ इस जायंट टाइटन एप को भी सिखाने लगा। जो सब करते हुए किन्मो अपने मन में सोच रहा था कि ये जायंट टाइटन एप तो काफी ज्यादा तेजी के साथ सीख रहा है, अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी प्रैक्टिस की स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा, तभी मैं इससे आगे निकल सकता हूँ। इसीलिए नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि किन्मो ने अलग अलग हर एक ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग करने के बजाय उन सबके साथ मिलकर एक साथ ट्रेनिंग करने का फैसला किया, जो डिसीजन किन्मो के लिए काम कर रहा था क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को दुगने रफ्तार पर इंक्रीज कर पा रहा है। यहाँ पूरा दिन ट्रेनिंग करने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा म्यूट के साथ किन्मो बैठकर उसी के रूम में आराम से अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था और वो देखता है कि सामने की तरफ ग्रैंडपा म्यूट अभी भी एक फर्नेस को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए किन्मो ने फौरन से अपने गॉड आइज को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो बारीकी के साथ देख सके कि आखिर ये फोर्जिंग कैसे होती है। यहाँ अपने गॉड आइज की मदद से किन्मो ने काफी ज्यादा बारीकी के साथ इस प्रोसेस को देखना शुरू कर दिया, जहाँ ग्रैंडपा म्यूट अपने वर्मिलियन बर्ड के फ्लेम का इस्तेमाल करते उस फर्नेस को रिफाइन कर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ किन्मो इतनी ज्यादा बारीकी के साथ देख रहा था कि अचानक वर्मिलियन बर्ड की वो फ्लेम किन्मो की ही बॉडी पर एक्टिवेट हो गई, जिस वजह से तो किन्मो की बॉडी जलने लगी, उससे तकलीफ होने लगी थी। यहाँ पर ग्रैंडपा म्यूट भी पानी लेकर तीसी के साथ उसी की तरफ भाग रहे थे ताकि वो उसके ऊपर लगी हुई फ्लेम को बुझा दे, पर तभी अचानक पीछे से विलेज चीफ आ जाते हैं जो कि किन्मो से कह रहे थे कि जरा ध्यान लगाओ और अपने स्पिरिट एम्ब्रियो का इस्तेमाल करो इस फ्लेम को इनहेल करने के लिए। जो सुनकर किन्मो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और थोड़ा सा ध्यान लगाने के बाद हम देखते हैं कि उसके स्पिरिट एम्ब्रियो ने उस फ्लेम को अपने अंदर इनहेल कर लिया, जिस वजह से किन्यो के स्पिरिट एम्ब्रियो में यहाँ पर फ्लेम एलिमेंट की पावर आ गई। ये देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे, इसलिए वो सब लोग किन्मो से कहते हैं कि क्यों ना तुम वाटर पर भी बिल्कुल सेम टेक्निक का इस्तेमाल करो। जो सुनकर किन्मो बिल्कुल ऐसा ही करता है। हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से अपने गॉड आइज का इस्तेमाल करते उस पानी की गहराई में देखना शुरू कर दिया, जिसे वो अपने स्पिरिट एम्ब्रियो की मदद से कैप्चर कर लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके स्पिरिट एम्ब्रियो के पास दो एलिमेंट्स की पावर आ गई। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वाइस चीफ फौरन से किन्मो के पास आकर कहते हैं कि किन्मो तुमने ये कैसे किया, अपनी बॉडी में दो ही एलिमेंट्स की पावर को कैसे तुमने संभाल लिया, क्योंकि हर एक कल्टिवेटर के पास तो एक स्पेशल बीस्ट का एम्ब्रियो होता है जिसके पास स्पेसिफिकली कोई ना कोई एक ही एलिमेंट की पावर होगी। यहाँ किसी को भी इसका रीजन मालूम नहीं था, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को किन्मो के लिए खुशी हो रही थी। यहाँ पर ग्रैंडपा म्यूट को इतना ज्यादा खुश देखकर विलेज चीफ अपने मन में कहते हैं कि इस ग्रैंडपा म्यूट के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, ये हमें कई सालों पहले मिला था, बस हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि इसकी जुबान कटी हुई है, इसलिए ये हमसे कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया। यहाँ जब विलेज चीफ ये सब सोच रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ज़िया किन्मो से कहता है कि वैसे अभी तक तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी कि तुम स्पिरिट सिल्क बना सको। ग्रैंडपा ज़िया की ये बात सुनकर किन्मो ने फौरन से अपनी किलिंग नाइफ को बाहर निकाल लिया, जिसे वो अपने स्पिरिट सिल्क के साथ बांधे हुए फ्लाइंग सोर्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। फिर तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि ये कोई स्पिरिट सिल्क नहीं बल्कि स्पिरिट सिल्क का एक बहुत बड़ा गुच्छा था जो कि किसी रोप की तरह दिखता है। ये देखकर तो सारे के सारे ग्रैंडपास ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि किन्मो की स्पिरिट सिल्क तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखती है और चूंकि किन्मो स्पिरिट सिल्क का इतना बड़ा गुच्छा बना सकता है तो यकीनन वो सोर्ड टेक्निक तो बहुत अच्छे से मास्टर कर लेगा। एक साथ किन्मो हजारों तक के सोर्ड्स को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। जो सारी बातें सोचते हुए ग्रैंडपा मास्क यहाँ अकेले में विलेज चीफ से कहते हैं कि हम सब में से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड टेक्निक तुम्हारी है,
तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक्स का कोई भी मुकाबला नहीं था। तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम हम सब की तरह अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स किन्मो को क्यों नहीं सिखा रहे। जो सुनकर विलेज चीफ यहाँ एल्डन मस्क को बताता है कि बेशक मैं भी किन्मो को सिखाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी स्वॉर्ड टेक्निक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अभी तैयार है। इवन कि वो समय जब मेरे हाथ पैर नहीं कटे थे तब मैं भी इतना तैयार नहीं था कि मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकूं। इसी वजह से मेरे हाथ पैर काटे गए। मैं इतना सारा लाचार हो गया कि मुझे इस विलेज में आकर छुपना पड़ा। दूसरी तरफ एल्डन मस्क यहाँ पर विलेज चीफ से सवाल करते हुए पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आखिर आपने इस तलवार को यूं बांध कर क्यों रखा हुआ है और आपके पैरों और हाथों को किसने काटा था। जिस पर विलेज चीफ उसे कोई जवाब नहीं देते। वो बस सिर्फ उसे इतना ही कहते हैं कि किन्मो इतना तैयार नहीं हुआ कि हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने दे, क्योंकि शायद विलेज चीफ का जो एनिमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा और विलेज चीफ नहीं चाहता कि मैं अपनी टेक्निक किन्मो को सिखा दूं। जब वो इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाए तो मेरी एनिमीज की नजर उस पर पड़ जाएगी और उसकी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि किन्मो अभी बच्चा है, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं। और उसकी बात बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि किन्मो बच्चों की तरह टाइटन एप के साथ अपनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वो इस ट्रेनिंग प्रैक्टिस में भी टाइटन एप के साथ रेस लगाता है ताकि वो उसे अपनी गॉड स्लेक टेक्निक सिखा सके। दूसरी तरफ टाइटन एप भी देख देख कर किन्मो की इस गॉड स्लेक टेक्निक को प्रैक्टिस करके सीख रहा था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर किन्मो की वजह से गोलैरी नीचे की तरफ गिरने लगी थी, जिसे टाइटन एप ने फौरन से बचा लिया। ये देखकर किन्मो अपने मन में कहता है कि टाइटन एप वाकई में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा बीस्ट है। ये कभी भी किसी की जान नहीं लेता, जबकि साथ ही साथ ये अपने टेरिटरी के लोगों को बचाने के लिए किसी भी आउटसाइडर को आने की इजाजत भी नहीं देता। ये अपने से कमजोरों को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। लेकिन अभी किन्मो के लिए यही सोचने वाली बात थी कि आखिर ये टाइटन एप रात को कहाँ रहता होगा। इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ही टाइटन एप किन्मो को अपने साथ उसी पैलेस ले आया था, जहाँ पर वो रात में छुपकर सर्वाइव करता है। यहाँ आने के बाद जब किन्मो अपने गॉड आइज का इस्तेमाल करता है तो उसे अपने सामने गॉड स्टैचूज दिखाई दिए, जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इस पैलेस के अंदर जाने के बाद किन्मो को वहाँ दीवारों पर कुछ टेक्निक्स भी इम्प्रिंटेड मिली, जिनमें से एक टेक्निक तो उसी की गाइडिंग स्किल का अपग्रेड वर्जन था। इसलिए किन्मो ने फौरन से उस टेक्निक को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बाद में इसे सीख सकता है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर खुद ब खुद ही दिए जलना शुरू हो गए और किन्मो को दीवार पर एक बहुत बड़ा मैप दिखाई देता है, जिसमें किन्मो को हर एक वो लोकेशन देखने को मिली, जैसे कि वो कल वाला टेम्पल जहाँ उसे डिमोनिक गर्ल मिली थी, या फिर वो रैलिक जिसमें किन्मो ने रात गुजारी थी, या फिर ये वाला पैलेस, या फिर उनका विलेज। किन्मो इस मैप को देखकर समझ आता है कि ये जरूर डाजू कॉन्टिनेंट का एक एंशिएंट मैप होगा। और चूंकि यहाँ पर हर एक लोकेशन मार्क है तो इसलिए किन्मो ने उस मैप को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुसीबत के वक्त ये किन्मो के काम आ सकता है। यहाँ जब किन्मो टाइटन एप के साथ इस पैलेस में ये सब कर रहा था तो पीछे की तरफ हम देखते हैं कि विलेज चीफ के पास ग्रैनी सी फौरन से पहुंच गई थी, जो कि उसे बताती है कि आज के दिन बाजार में मैंने कुछ अजीब से लोगों को देखा, जिन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि वो जरूर लीजियान स्वॉर्ड सेक्ट के ही होंगे, जिन्हें लीजियान स्वॉर्ड सेक्ट ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा होगा ताकि वो अपने साथियों की मौत का बदला ले सके, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि किन्मो की जान खतरे में है। ये सुनकर विलेज चीफ अपने साथियों से कहते हैं कि हम लोगों को कुछ भी करके उन्हें पहले ढूंढकर खत्म करना होगा, इससे पहले कि उन लोगों का सामना किन्मो से हो जाए। किन्मो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हुआ। दूसरी तरफ किन्मो उस पैलेस में इन सारी बातों से अनजान मंकी किंग के साथ अभी भी उस मैप को देख रहा था, जहाँ मंकी किंग इशारा करते हुए किन्मो से सवाल करके पूछता है कि आखिर इस जगह का नाम क्या है, जिस पर किन्मो से जवाब देते हुए कहता है कि इसे जैंगलिंग पैलेस कहते हैं, लेकिन इसका मतलब तो होता है कि कोई ना कोई डिजास्टर। आखिर यहाँ पर किस तरह का डिजास्टर छुपा हुआ होगा। यही सोचते हुए किन्मो और वो जायंट टाइटन एप इस पैलेस से बाहर की तरफ जाने ही वाले थे, पर तभी अचानक साइड पर मौजूद किन्मो की एक कमरे पर नजर पड़ गई, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ईवल ऑरा आ रहा था। जो ईवल ऑरा वहाँ पर मौजूद एक गुलैरी को जान से मार डालता है। यहाँ पर उस गुलैरी की आवाज सुनकर किन्मो और वो जायंट टाइटन एप दोनों ही उस कमरे के अंदर जाकर इंटर हो गए, जहाँ पर तो इन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं देता सिवाय एक दीवार के, जिसके ऊपर कुछ सिल्वर कील लगे हुए थे। पर तभी अचानक हमें जानने को मिलता है कि ये सिल्वर कील है तो यहाँ पर एक डीमन को कैद करके रखे हुए है, जो कि तेजी के साथ किन्मो और उस टाइटन एप को घेरने लगा। किन्मो और टाइटन एप दोनों समझ गए थे कि ये डीमन हमें कैप्चर करके मार देना चाहता है ताकि ये हमारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर सके, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसलिए किन्मो तेजी के साथ उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डीमन लगातार अपने डिमोनिक स्पेल को भी कास्ट कर रहा था, जिस डिमोनिक मंत्र की एनर्जी किन्मो की बॉडी भी एब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए वो आसानी के साथ उस दरवाजे को अपनी ड्रैगन थंडर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तोड़कर बाहर आ गया, जिस पर किन्मो खुद को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये डिमोनिक मंत्र मेरे वाले डिमोनिक मंत्र से जरा अलग है, क्योंकि इस मंत्र की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मुझे महसूस हुआ कि मेरी ताकत पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी और मैं थंडर ड्रैगन फिस्ट को बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर पाया। यहाँ जब किन्मो ये सब सोच रहा था तो तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो डीमन भी यहाँ पर बाहर की तरफ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके कहता है कि बहुत अरसा हो गया अपने ही डीमन रेस के किसी बंदे से मिले हुए। बेशक डीमन क्लैन कई अरसे पहले तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें डीमन क्लैन की ये सुप्रीम पावर को इस्तेमाल करते हुए देखकर मुझे काफी अच्छा लगा।
जाएगा, लेकिन अभी भी तुम्हें और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी तक तुम सिर्फ सुप्रीम डिमोनिक मंत्र के फर्स्ट सील को ही सीख पाए हो। यहाँ किन्मू देखता है कि उस हाल के अंदर से आने वाली डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी और इस बात से किन्मू को एहसास हो गया कि ये डीमन यकीनन कई ज्यादा पावरफुल होगा और इसके इरादे में किन्मू को ज्यादा कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिलहाल किन्मू से बाकी के सील्स के बारे में सीखना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर इस डीमन को अपनी जाल में फंसाते हुए कहता है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर देना, अभी तक मैं इस सुप्रीम मंत्र की सिर्फ फर्स्ट सील को ही सीख पाया हूँ। लगता है कि मेरी वजह से डीमन क्लैन की काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। जो सुनकर दूसरी तरफ सीनियर डीमन कहता है कि नहीं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है और फिर भी ज्यादा मसले वाली बात नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं सिर्फ एक बार तुम्हें बाकी के सील्स भी परफॉर्म करके सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले इस जायंट टाइटन एप को यहाँ से दूर भेजना होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ जायंट टाइटन एप तो किन्मू को समझाने की कोशिश करता है कि इसकी बातों में मत आओ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू उस टाइटन एप से कहता है कि जैसा सीनियर ने कहा वैसा करो, ये भी मेरी तरह एक डीमन है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कोई भी चोट पहुंचाएंगे। यहाँ किन्मू की बातें सुनते हुए आखिरकार जायंट टाइटन एप को भी इस पैलेस से बाहर जाना पड़ा, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सीनियर डीमन ने आखिरकार किन्मू को डिमोनिक मंत्र का सेकंड सील सिखाना शुरू कर दिया, जिसके मंत्र को वो किन्मू के सामने एक फॉर्मेशन फॉर्म में दिखाता है। दूसरी तरफ किन्मू ने फौरन से उस मंत्र को पढ़ते ही एक ही बारी में सीख लिया। किन्मू महसूस करता है कि इस डिमोनिक मंत्र की सेकंड सील की पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसका इस्तेमाल करते हुए किसी की भी सोल पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक जनरेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से दुश्मन की सोल को डैमेज होगा। यह सेकंड सील को सिखाने के बाद सीनियर ब्रदर किन्मू से चालाकी करना चाहता था। वो किन्मू से कहता है कि यकीनन तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं तुम्हें ये सील और ज्यादा बेहतर तरीके से सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अंदर आकर पहले इस दीवार पर लगे हुए ये सिल्वर की कीलें उतार दो, उसके बाद तुम्हें देखने में और ज्यादा आसानी होगी। जो सुनकर किन्मू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं सीनियर, मुझे दिखाई दे रहा है और फिक्र ना करे, एक बार आप मुझे ये सील सिखा दे, उसके बाद मैं ये कीलें भी उतार दूंगा। क्योंकि किन्मू इस सीनियर डीमन की बातों में नहीं फंसा, इसलिए हम देखते हैं कि सीनियर डीमन दोबारा से कोशिश करते हुए यहाँ किन्मू को थर्ड सील सिखाना शुरू कर चुका। यहाँ थर्ड सील की डिमोनिक मंत्र को देखकर किन्मू भी उसे परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्मू ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो इस थर्ड सील को सीख नहीं पा रहा। इसलिए वो सीनियर डीमन दोबारा किन्मू को इंसिस्ट करते हुए कहता है कि तुम जल्दी से ये सिल्वर कीले यहाँ से निकाल दो, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें दोबारा से ये डिमोनिक मंत्र थर्ड सील परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि तुम इसे सीख लो और साथ ही साथ तुम्हें फोर्थ सील भी सिखाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू भी बेवकूफ नहीं, बल्कि वो तो उल्टा चालू होकर इसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ वो कहता है कि नहीं सीनियर, मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं आपके सिखाए हुए थर्ड सील को नहीं सीख पाया, मैं तो आपकी डिमोनिक मंत्र की काबिल ही नहीं हूँ। जिस पर वो डीमन किन्मू को मनाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो, तुम ऑलरेडी एक नंबर की जीनियस हो, जो कि तुमने डिमोनिक मंत्र के फर्स्ट दो सीलों को इतनी आसानी के साथ सीख लिया और थर्ड को भी आधा अधूरा सीख लिया। अगर एक बार मैं आजाद हो जाऊं, उसके बाद मैं तुम्हें ये परफेक्टली सिखा दूंगा, तुम्हें जरा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यह इस तरह की बातें करते हुए जब वो सीनियर डीमन किन्मू को मनाने की कोशिश कर रहा था, तो तभी अचानक वो किन्मू के चेहरे पर एक हंसी देखता है, जो स्माइल देखकर आखिरकार ये सीनियर डीमन भी समझ चुका था कि ये मेरी टांग की इशारा है। इसलिए वो गुस्सा होते हुए अचानक से अपनी पावर अनलीश करके कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छाई दिखाते हुए अपनी डिमोनिक मंत्र की सील्स को तुम्हें सिखाने की कोशिश करी और देखो तो सही, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। जिस पर किन्मू भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर ऐसी बातें तो ना करे, आप तो इस तरह से मेरा दिल तोड़ देंगे, अब भी तो यही चाहते थे कि मैं किसी तरीके से उस कमरे के अंदर आ जाऊं ताकि आप मुझे मारकर मेरी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ले। यहाँ पर किन्मू के हाथों बेवकूफ बनता हुआ देखकर उस सीनियर डीमन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि बाहर की तरफ मुझे टाइटन ने भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया और उसे भी किन्मू की चालाकी पर बहुत ज्यादा नाज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू ने उस सीनियर डीमन को सीधा सीधा बता दिया था कि मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इन सिल्वर नेल्स ने कैद करके रखा हुआ है और ये सिल्वर नेल्स किसी और के नहीं बल्कि मेरी ही दादी के लग रहे हैं, इसलिए मैं तो तुम्हें आजाद करने वाली बेवकूफी कभी नहीं करने वाला। और ये सब कहने के बाद किन्मू जाते जाते वैसे सवाल करके पूछता है कि सीनियर, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं भी एक डीमन हूँ, और साथ ही साथ ये भी कि तुम मुझे बच्चा समझकर बेवकूफ बना लोगे। असल में मुझे ग्रैंड पेरेंट्स ने बचपन से ही कई बार बेवकूफ बनाया, इसलिए अगर मुझे कोई भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो मुझे पहले ही अंदाजा हो जाता है। दूसरी तरफ किन्मू की ये सारी हरकतें उस सीनियर डीमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बल्कि वो फौरन से अपनी पावर्स अनलीश करके किन्मू पर एक जानलेवा हमला करना चाहता था। लेकिन यह इस पैलेस के बाहर मौजूद वो गॉड स्टैच्यूज अपने मंत्र का इस्तेमाल करते उस सीनियर डीमन को ऐसा करने नहीं देते, जिसकी वजह से किन्मू काफी आसानी के साथ बचते हुए धीरे धीरे वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। पर तभी अचानक वो सीनियर डीमन किन्मू को आवाज देते हुए कहता है कि चाहे तुम खुद को कितना ही बेवकूफ क्यों ना बना लो, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं बदलने वाली, तुम एक डीमन हो और हमेशा यंग डीमन ही रहोगे, जिसकी किस्मत में ही विलन के रास्ते पर चलना लिखा है। एक न एक दिन तुम विलन के रास्ते पर जरूर चलोगे। किन्मू को तो उसकी बातें बेवकूफी भरी लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूं ही पैलेस से बाहर आ गया, जहाँ बाहर टाइटन एप पहले से किन्मू का इंतजार कर रहा था। किन्मू जायंट टाइटन एप को बताता है कि तुम इस पैलेस
पैलेस के अंदर मत रहो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब किन्मो ने देखा कि यहाँ पर कई सारे बीस्ट रात को पनाह लेते हैं तो इसलिए वो इन लोगों को इजाजत दे देता है कि बेशक तुम लोग इस पैलेस के अंदर तो रहो, क्योंकि हमारे एल्डर विलेज में इतने सारे बीस्ट नहीं रह पाएंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उस हाल के अंदर मत जाना। जिस पर तो वो सारे के सारे बीस्ट ही एग्री हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जायंट टाइटेनेप किन्मो को लेकर अपने साथ एक पहाड़ी के पास आ गया, जहाँ पर उसने अपने पाम का इस्तेमाल करते उस पहाड़ी पर निशान बनाया हुआ था, जो कि जायंट टाइटेनेप ने इसीलिए बनाया था ताकि वो सब लोगों को बता सके कि इस टेरिटरी का लॉर्ड मैं हूँ। फिर साथ ही साथ वो अब किन्मो को भी इजाजत दे देता है कि वो भी अपने हाथ का निशान यहाँ पर बनाए, जो कि वैसे तो जायंट टाइटेनेप के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी टेरिटरी में किसी और को भी अपने बराबर बना रहा है। और इसी से हम लोगों को इस बात का अंदाजा भी हो गया, जहाँ दूसरी तरफ किन्मो भी इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पर अपने हाथ का निशान बना लेता है। इन लोगों का ये याराना तो चल ही रहा था, तभी अचानक किन्मो की नजर आसमान में एक सोर्ड फॉर्मेशन पर पड़ गई, जिसे 12 लोग बनाकर उड़ते हुए तीसी के साथ यहाँ डिसेबल विलेज की तरफ ही बढ़ रहे थे। इसलिए ये देखकर किन्मो समझ गया कि ये जरूर दुश्मन होंगे, इसलिए वो भी तीसी के साथ अपने विलेज की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारे के सारे लीजियन सोर्ड सेक्ट के ही वॉरियर्स थे, जो कि आखिरकार यहाँ डिसेबल विलेज तक पहुंच गए। इन्हें वेलकम करने के लिए विलेज चीफ के साथ वहाँ पर किन्मो के बाकी के सारे ग्रैंडपास भी पहले से ही आ जाते हैं। और विलेज चीफ यहाँ पर उन 12 वॉरियर से सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है, जिस पर उनका लीडर जवाब देकर बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन की वजह से आया हूँ। मैंने सुना है कि ग्रैनी सी काफी अच्छे कफन बनाती है, इसलिए मुझे टोटल 9 कफन चाहिए। जिस पर विलेज चीफ साइज के बारे में सवाल करता है। इस पर वो एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे ही विलेज के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हीं की साइज के हिसाब से कफन बना दो। जो सुनकर किन्मो के सारे ग्रैंडपास ही समझ गए थे कि ये लोग यहाँ पर हमारी जान लेने के लिए आए हैं। तभी अचानक वो लीडर दोबारा से कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि ग्रैंडपा माँ कॉफिन्स बनाने में भी काफी ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उनके साथ साथ 9 कॉफिन्स भी बना दो। यहाँ जब ये सारी बातें चल ही रही थी तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्मो भागता भागता तीसी के साथ यहाँ पर पहुंच गया, जिसे देखकर तो ग्रैनी सी परेशान होते हुए कहती है कि किन्मो तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए। इस पर किन्मो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों को हवा में उड़ते हुए अपनी विलेज की तरफ आता हुआ देखा और मुझे लगा कि विलेज पर कोई खतरा है, इसलिए मैं फौरन से वापस चला आया। लेकिन दूसरी तरफ वो लीडर यहाँ पर किन्मो को देखकर कहता है कि वैसे मैं अपने ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, बल्कि अब 9 की जगह 10 कॉफिन और 10 कफन बना दो। ग्रैनी सी या फिर बाकी के ग्रैंडपास अब यहाँ किन्मो के सामने अपनी बेइज्जती तो नहीं करवा सकते थे, इसलिए वो लीडर से कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारा ऑर्डर अभी कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाएगा। और ये कहती है ग्रैनी सी ने अपनी निडल टेक्निक का इस्तेमाल करते वहाँ पर कफन्स बनाना शुरू कर दिए थे, जबकि दूसरी तरफ ग्रैंडपा माँ भी फौरन से वहाँ पर टोटल 12 कॉफिन्स बना देते हैं। जिन कफन और कॉफिन्स को यहाँ पर उस लीडर के सामने पेश करते हुए ग्रैंडपा माँ कहते हैं कि बेशक आप लोगों ने ऑर्डर तो 9 का दिया था, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए 12 बना दिए। हम नहीं चाहते कि किसी भी कस्टमर को कोई भी परेशानी हो, बल्कि हम तो सिर्फ आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी होगी। दूसरी तरफ किन्मो उन लोगों को गिनते हुए कहता है कि वैसे ये लोग भी 12 ही है, लगता है कि ये कॉफिन इन लोगों के लिए बिल्कुल पूरे होंगे। जो बात तो उस लीडर की डिसाइपल को काफी ज्यादा बुरी लगी और इसलिए वो किन्मो पर हमला करना चाहता था, लेकिन वो लीडर अपनी डिसाइपल को शांत कराते हुए यहाँ पर खुद को इंट्रोड्यूस करवा के बताता है कि मेरा नाम है बाइफेंग, मैं लीजियन सोर्ड सेट का लीडर हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे ही सेट के 5 मास्टर्स और 5 डिसाइपल्स यहाँ पर डाजू कॉन्टिनेंट में आए हुए थे। यहाँ उसकी बात सुनकर तो किन्मो फौरन से समझ गया था कि ये लीडर किन के बारे में बात कर रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किन्मो और यहाँ ग्रैनी सी को मारने की कोशिश करी थी। किन्मो को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर उसके ग्रैंडपा यहाँ मजाक में कहते हैं कि डाजू कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, मुझे नहीं लगता कि बाइफेंग तुम्हें अपने साथियों को यहाँ पर भेजना चाहिए था। हो गई होगी उनकी मौत किसी तरीके से। जिस पर बाइफेंग कहता है कि हाँ मुझे भी मालूम है कि डाजू कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया। और इसलिए जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे मौका वारदात पर कुछ नीडल टेक्निक के असरात मिले, जो कि बिल्कुल ग्रैनी सी के टेक्निक से मैच खाते हैं। और साथ ही साथ मैंने महसूस किया कि किसी नई डिसाइपल जिसकी सोर्ड टेक्निक अभी उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं थी, उसने एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए मेरे 5 डिसाइपल्स को मार डाला है। यकीनन वो लड़के तुम ही होंगे। और ये कहती वो फौरन से यहाँ किन्मो की तरफ देखता है। दूसरी तरफ किन्मो भी समझ गया था कि ये लोग हमसे बदला लेने के लिए आए हैं। जिस पर विलेज चीफ भी यहाँ पर बाइफेंग से सवाल करके पूछता है कि बाइफेंग क्या ये बात सच है, क्या तुम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हो? अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें लड़ना होगा। जिस पर बाइफेंग जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मैं चाहूँ तो मैं इंपीरियल कोड्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ वॉरियर रूल्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा डिसाइपल युआन जिसने अभी हाल ही में स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल को ब्रेक करा है, वो तुम्हारे डिसाइपल के साथ एक छोटा सा मैच खेल ले। जो बात तो यकीनन ग्रैंडपा बुचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो फौरन से अपने नाइफ्स को रेडी करते हुए मैदान में कूद गया, क्योंकि वो इन लोगों से फाइट करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ विलेज चीफ उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि तुम लोगों में से कोई भी बीच में इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि बाइफेंग ने एक वॉरियर की तरफ बैटल की डिमांड करी है, जो कि एक लाइफ डेथ बैटल होने वाली है। इसलिए किन्मो तुम्हें अकेले ही यहाँ पर बाइफेंग की डिसाइपल युआन के साथ फाइट करनी होगी, जहाँ बीच
बीच फाइट में कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता और इस फाइट के दौरान एक बंदी की मौत होगी, सिर्फ एक ही सरवाइव करके बाहर आ सकता है। यहाँ विलेज चीफ को खुद पर इतना ज्यादा भरोसा देकर तो किन्मू फौरन से फाइट लड़ने के लिए तैयार हो गया, इसलिए वो मैदान में कूद जाता है। जहाँ दूसरी तरफ बाइफेंग का डिसाइपल युवान भी किन्मू से फाइट करने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि किन्मू के सामने काफी ज्यादा हीरो बन रहा था और वो किन्मू को बताता है कि तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा पुरानी और बेकार है, जबकि हमारे सेट की सोल टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि यान किंग इंपीरियल मास्टर ने इसे बनाने में हमारी मदद की। यान किंग इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सोर्ड मास्टर है, जिसे हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। ये सब कहती है उस लड़के ने फौरन अपने पास से एक सोर्ड आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया, जिसके अंदर कई सारे मल्टीपल सोर्ड्स छुपे हुए थे। जहां वो इन सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए किन्मू पर हमला करना शुरू कर देता है। किन्मू ने महसूस किया कि इन फ्लाइंग सोर्ड्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। बेशक वो अपनी किलिंग नाइफ का इस्तेमाल करती इन फ्लाइंग सोर्ड अटैक्स को ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो इतनी दूर से युवान पर हमला नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे युवान के पास आना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि किन्मू ने तीसी के साथ अपने नाइफ को जोर से जमीन पर दे मारा, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ स्मोक हो जाता है और इसी धुएं में किन्मू काफी फास्टली मूव करते हुए फौरन से यहाँ युवान के पीछे आ गया, जहां वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करने ही वाला था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवान को पहले ही उसके हर एक अटैक के बारे में अंदाजा था, इसलिए वो किन्मू को अपने सोर्ड से हिट करते हुए दूर हटा देता है, जो देखकर किन्मू भी अपने मन में सोचने लगा कि आखिर इसे मेरे अटैक के बारे में पहले से कैसे मालूम हो गया, मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। लेकिन ये सब कहते हुए किन्मू यहाँ पर लगातार 35 सोर्ड्स को भी ब्लॉक कर रहा था, जिनके अटैक्स पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट थे। किन्मू को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक साथ 35 लोगों से फाइट कर रहा हो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे उसने मौका पाया, वो दोबारा से अपनी किलिंग नाइफ का एक जोरदार स्लैश लगाते हुए यहाँ युवान पर हमला करने की कोशिश करता है। जिस सेकंड स्लैश अटैक को भी यहाँ युवान ने काफी आसानी के साथ अपनी सोर्ड शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर लिया, जो देखकर तो किन्मू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ युवान खुश होते हुए किन्मू से कह रहा था कि मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हारी सारी की सारी टेक्निक बहुत ही पुरानी और बेकार है। ये सब कहते हुए युवान ने यहाँ पर हंसते हंसते अपने फ्लाइंग सोर्ड्स की तादाद को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। किन्मू लगातार उन सारे सोर्ड्स अटैक से खुद को बचा रहा है और साथ ही साथ उसके फॉर्मेशन को ब्रेक करने की भी कोशिश कर रहा था। जहाँ ये सब देखकर मास्टर बाइफेंग अपने डिसाइपल युवान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि युवान हमेशा से ही अपनी की को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। जब वो छोटा था तब से ही वो 1 मील दूर अपने सिल्क का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग करता और ये इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन होता कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होती थी। इसलिए मुझे इस बात में 1% भी डाउट नहीं कि युवान अपने सोर्ड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए इस लड़के किन्मू को जान से मार डालेगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर विलेज चीफ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि किन्मू भी कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि उसके पास ओवरलोड बॉडी है, जो कि कभी भी हार नहीं मानना जानता। यहाँ ओवरलोड बॉडी का सुनकर तो मास्टर बाइफेंग भी हैरान हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू, जो कि उन फ्लाइंग सोर्ड्स के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, अचानक ही वो अपने गॉड आइज की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से किन्मू को अब उन सारे फ्लाइंग सोर्ड्स के सिल्क थ्रेड देखने को मिल गए और इसलिए आसानी के साथ वो उन अटैक्स को डॉज करते हुए तीसरे के साथ युवान की तरफ ही बढ़ने लगा, जबकि साथ ही साथ किन्मू आगे की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में लगातार उन थ्रेड्स को तोड़ भी रहा था ताकि युवान अपने फ्लाइंग सोर्ड्स को कंट्रोल ना कर सके। जो देखकर तो युवान भी घबरा गया था और वो जानता था कि अब उसे अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना ही होगा। हम देखते हैं कि युवान ने यहाँ पर पूरे 1000 सोर्ड्स को एक साथ ही समन कर लिया, जिसे वो किसी रिवर के फ्लो की तरह कंट्रोल करते हुए यहाँ किन्मू पर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ चूंकि ये सारे के सारे सोर्स एक रिवर की तरफ फ्लो कर रहे थे, इसलिए किन्मू उन थ्रेड्स को देख नहीं पा रहा, जिसकी वजह से किन्मू को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। वो अपने किलिंग नाइफ्स को काफी तेजी के साथ घुमाते हुए एक शील्ड की तरह तो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि मैं ज्यादा देर तक ये सब मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवान ने भी अचानक से अपने 1000 सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए फौरन यहाँ चारों तरफ से किन्मू को घेर लिया, जैसे कि वो पूरी तरीके से फंस चुका हो। तभी अचानक हम देखते हैं कि किन्मू ने यहाँ पर अपने ग्रैंडपा माँ के 1000 हैंड टेक्निक को और साथ ही साथ ग्रैंडपा बुचर की किलिंग नाइफ टेक्निक दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा इफेक्ट आ रहा था जैसे कि किन्मू के एक की जगह 1000 हाथ हो और वो लगातार उनमें से हर एक सोर्ड अटैक को ब्लॉक करता जा रहा है, जिन्हें डैमेज करते हुए किन्मू ने खुद से दूर हटा दिया। दूसरी तरफ युवान भी ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि एक बार मैं तुम्हारे हाथ को इंजर्ड कर दूं, उसके बाद तुम्हारे हाथ इस काबिल ही नहीं रहेंगे कि तुम नाइफ को चला सको। जिस पर किन्मू से जवाब देते हुए कहता है कि नाइफ को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ लाजमी नहीं कि मुझे अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़े। और ये कहते हैं किन्मू ने यहाँ पर पहली दफा अपनी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाइफ को तीसी के साथ यहाँ युवान की तरफ थ्रो कर दिया, जो देखकर युवान यहाँ किन्मू पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये सिल्क थ्रेड बहुत ही ज्यादा मोटा है, इसलिए मैं आसानी के साथ तुम्हारे अटैक को डॉच या फिर ब्लॉक कर सकता हूँ। जो कहते हैं युवान ने अपनी सारी की सारी सोर्ड्स को कंबाइन करते हुए वहाँ शील्ड की तरह बनाकर उसे ब्लॉक करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। लेकिन तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्मू ने अपने डिमोनिक मंत्र के
सेकंड स्पेल को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जो स्पेल तो सीधा सीधा दुश्मन की सोल पर हमला करता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ युआन की सोल उसकी बॉडी से बाहर जा चुकी थी, जिस वजह से वो अपने सोर्ड कंट्रोलिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाया और किन्यू यहाँ पर अपने किलिंग नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान ले लेता है, जो देखकर तो किन्यू के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कियोशी तो एक्साइटेड होते हुए ग्रैनी सी से सवाल करके पूछता है कि क्या किन्यू को ये टेक्निक तुमने सिखाई है, जिस पर ग्रैनी सी जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, ये एक एंशिएंट सीलिंग मेथड है जो कि मुझे भी नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइफेंग तो यहाँ पर अपने डिसाइपल को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो ही इवल, जो कि इस तरह की चालाकियां और इवल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम लोगों ने मेरी डिसाइपल को जान से मार डाला। वैसे भी आखिर मैं डीमन कल्ट के लोगों से और क्या उम्मीदें कर सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्मू के ग्रैंडपास ने एक कॉफिन तो फौरन से उन लोगों के सामने पटक दिया, जिस पर विली चीफ भी कहते हैं कि एक कॉफिन तो तुम्हारे डिसाइपल का हो गया, पीछे की तरफ 11 कॉफिन खाली बचे हैं, उनका क्या किया जाए। जिस पर मास्टर बाइफेंग खड़े होकर गुस्से के साथ यहाँ फाइट के लिए तैयार होते हुए कहते हैं कि कॉफिन इस्तेमाल करने के लिए बने हुए हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी कि उन्हें खाली छोड़ दिया जाए। जो सुनकर डिसेबल विलेज के सारे एल्डर्स भी फाइट करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब तो यहाँ पर सिर्फ एक जंग ही होगी। जबकि किन्मू भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपास के साथ मिलकर फाइट करना चाहता था। वो देखते हैं कि लीजियान सोर्ड सेक्स वाले मिलकर किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने फौरन से अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से वो देख पाता है कि कैसे लीजियान सोर्ड सेक्स वाले लोगों ने अपनी एनर्जी को जमीन के अंदर से फ्लो करवाते हुए हमारे नीचे एक फॉर्मेशन बना दी है। लेकिन दूसरी तरफ किन्मू के ग्रैंडफादर्स भी कोई कम नहीं थे, वो भी इस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर बाइफेंग के हुक्म पर उनके साथियों ने फौरन से यहाँ किन्मू और उसके ग्रैंडपास को चारों तरफ से घेर लिया, जबकि साथ ही साथ वो बताते हैं कि ये एक वाटर ड्रैगन फॉर्मेशन है जिससे तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर बाइफेंग ने पानी का इस्तेमाल करते हुए आसमान से बूंद बूंद बरसाने शुरू कर दिए, जबकि साथ ही साथ यहाँ मास्टर बाइफेंग बता रहा था कि हमने लीजियान सोर्ड सेट की सारी टेक्निक रिवर्स को ही देखकर बनाई है। दूसरी तरफ किन्मू यहाँ पर अपनी गॉड आइज की मदद से जब उन बूंदों की तरफ देख रहा था तो उसे देखने को मिलता है कि ये बूंदे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि किन्मू को उस ड्रॉपलेट्स के अंदर आयरन एनर्जी महसूस हो रही थी, जिस पर ग्रैनी सी से वो सवाल भी करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ग्रैनी सी तेजी के साथ मूव करते हुए किन्मू को उस अटैक से बचाकर साइड पर हटाते हुए कहती है कि ये कोई भी बूंद नहीं, क्योंकि उस हर एक बूंद के अंदर से हजारों सोर्ड्स निकलकर बाहर की तरफ आ रही थी। जहां पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स तो इस अटैक का काफी आसानी के साथ मुकाबला कर रहे थे, जबकि ग्रैंडपा म्यूट तो मजे में उनमें से एक सोर्ड पील उठाकर यहाँ किन्मू की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसे किन्मू कैच भी करने वाला था। लेकिन जैसे ही किन्मू ने उस सोर्ड पील को पकड़ा वो अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगा, जिस पर ग्रैनी सी ग्रैंडपा म्यूट को डांटते हुए कहती है कि क्या तुम बेवकूफ हो, इस एक सोर्ड पील का वजन हजारों किलो में होता है, एक बच्चा इतना वजन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पास में मौजूद ग्रैंडपा या तो सिर्फ अपने स्टिक का इस्तेमाल करती उस सोर्ड पील को उठा चुके थे। दूसरी तरफ ग्रैनी सी किन्मू को ये भी बताती है कि अगर इस तरह से कोई तुम पर सोर्ड पील का इस्तेमाल करते हुए हमला करे तो उन सारे के सारे सोर्ड्स में से मदर सोर्ड को ढूंढना, क्योंकि जैसे ही तुम मदर सोर्ड को ढूंढ लो तो उन सारी की सारी सोर्ड्स को तुम दोबारा से सोर्ड पील में कन्वर्ट कर पाओगे। यहाँ इन लोगों को इस तरह से फाइट में भी मजे करता हुआ देखकर मास्टर बाइफेंग और उसके साथियों को तो काफी सारा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपनी सारी की सारी सोर्ड्स को यहाँ कंबाइन करते हुए एक ड्रैगन फॉर्म दे देते हैं, जिस बड़े से ड्रैगन को देखकर तो किन्मू सरप्राइज हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ विलेज चीफ और बाकी के एल्डर्स को ये देखकर जरा सी भी हैरानगी नहीं हुई, जबकि ब्लाइंड ग्रैंडपा या तो तीसी के साथ उसी ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगे और वो भागते भागते कह रहे थे कि मैंने पास में कई सारे ड्रैगन्स को मारा है, तो भला ये ड्रैगन आज के दिन मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। ग्रैंडपा जिया को यहाँ उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो 11 के 11 एल्डर्स ही अपनी सारी की सारी सोर्ड पावर्स लगा देते हैं ग्रैंडपा जिया को रोकने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जिया उन सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए यहाँ स्टिक के सिर्फ एक ही अटैक से उस ड्रैगन को चकनाचूर कर देते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा जिया की पावर देखकर तो किन्मू हैरान होते हुए कहता है, वाओ, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ग्रैंडपा जिया की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर बाइफेंग अभी भी जिंदा थे, जो कि यहाँ ग्रैंडपा जिया पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंडपा जिया की सिर्फ एक ही स्ट्राइक से उनकी भी जान चली गई, जहाँ वो मरते मरते कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, एक टाइम पर तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम था और तब मैं तुमसे फाइट करना चाहता था, क्योंकि डिवाइन रेल में तुमसे अच्छा स्पेयर चलाने वाला कोई भी नहीं था, पर अफसोस की बात कभी भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि तुमने अपनी गॉड आइज को खो दिया है, और ये देखकर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हो रही थी कि अपनी आंखें खोने के बाद भी तुम इतने ज्यादा ताकतवर होंगे, बल्कि तुम्हारे स्पेयर स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं। यहाँ ये सब कहने के बाद मास्टर बाइफेंग अपनी आखिरी ख्वाहिश को जाहिर करते हुए बोलते हैं कि प्लीज अगर हो सके तो हम सब लोगों की अस्थियों को रिवर में बहा देना, क्योंकि यही हमारे सेट का तरीका है। जिसके बाद मास्टर बाइफेंग भी बिना किसी पछतावे के यहाँ पर मर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक इन लोगों की अस्थियों को रिवर में बहा दिया गया, लेकिन अब ग्रैंडपा क्यूसी कहते हैं कि लीजियान सोर्ड सेट का लीडर तो मर चुका है, अब वो सेट ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, जबकि ग्रैंडपा वहाँ भी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल
सही कहा, यान किंग इंपीरियल मास्टर ने खुद ली जियान सोर्ड सेट को पर्सनली रिक्रूट किया था, इसलिए अब यान किंग को इसके बारे में पता लग जाएगा और वो बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठेगा। जिस पर ग्रैंडपा लोंग कहते हैं कि फिक्र मत करो, डाजू एक बहुत ही ज्यादा मिरेकल प्लेस है, मुझे नहीं लगता कि यान किंग यहाँ पर अपनी आर्मी के साथ कभी भी आने की हिम्मत कर सकता है। जिस पर ग्रैंडपा क्यूजी उसे जवाब देकर बताता है कि शायद तुम यान किंग को जानते नहीं, वो किसी चीज से भी नहीं डरता, कोई भी खतरा उसे कभी नहीं रोकेगा, वो जरूर इस डाजू कॉन्टिनेंट में आएगा, हो सकता है कि वो अभी दूर से हम पर नजर भी रखे हुए हो। असल में दोस्तों मुझे लगता है कि यान किंग ही वो इंसान है जिसने मास्टर क्यूजी का ये पैर काटा, जबकि साथ ही साथ विलेज चीफ के हाथ और पैर दोनों काटे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो इस पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सोर्ड मास्टर है। इसलिए हम देखते हैं कि रात को यहाँ विलेज चीफ और एल्डर मस्क भी इसी बारे में बात करते हैं, जहाँ एल्डर मस्क विलेज चीफ से कह रहा था कि किन्मो को सोर्ड स्किल सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, उसे ली जियान सोर्ड सेट की एक तलवार मिल चुकी थी जिसे वो अकेले में बैठकर प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन अफसोस की बात कि हम में से कोई भी ऐसा बेहतरीन वॉरियर नहीं जो कि उसे सोर्ड स्किल सिखा सके, और जिसको सोर्ड स्किल आते हैं वो उसे सिखाना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों पर विलेज चीफ अभी भी किन्मो को अपने सोर्ड स्किल सिखाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शायद ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। बल्कि वो यहाँ पर ग्रैंडपा मास्क को बताता है कि ग्रैनी सी से कह दो कि किन्मो को भी अपने साथ कल के दिन सी ड्रैगन किंग टेंपल ले जाए, क्योंकि किन्मो को नए नए एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, वो सिर्फ विलेज में ही रहकर खुद को और ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकता। यह विलेज चीफ के ऑर्डर पर हम देखते हैं कि अगले दिन ही ग्रैनी सी किन्मो को अपने साथ सी ड्रैगन किंग टेंपल ले जाती है, जहाँ रास्ते में जाते हुए किन्मो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने मैप में इस जगह के नाम के बारे में पढ़ा था, जिस पर ग्रैनी सी भी किन्मो को बताती है कि यहाँ पर हर 200 साल में एक दफा एक मेला लगता है, जहाँ पर कई दूर दूर से लोग आते हैं ताकि वो यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल लगा सके। हम लोग भी एक स्टॉल लगाने वाले हैं, इसलिए किन्मो तो ये सब जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और जब किन्मो यहाँ इस मार्केट में पहुंचा तो उसे अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है, जहाँ हवा में फिशेस फ्लोट कर रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारे अजीब और गरीब लोग भी उसे देखने को मिलते हैं। जबकि साथ ही साथ किन्मो को अपने सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू भी दिखाई दिया, जिसे फिश क्लैन के लोग पूछ रहे थे। ये देखकर किन्मो ने फौरन से अपने गॉड आइज एक्टिवेट कर ली और वो देखता है कि ये तो असल में एक सी ड्रैगन किंग का स्टैचू है। दूसरी तरफ ग्रैनी सी भी किन्मो के पास आकर उसे बताती है कि कई अरसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था, लेकिन कुछ अनजान रीजनों की वजह से एंशिएंट टाइम में ही उस समंदर का सारा के सारा पानी गायब हो गया, जिसके बाद इस टेंपल को इसी सी ड्रैगन किंग ने बचा लिया। फिश क्लैन के लोग इस टेंपल में रहते हुए यहाँ इस गॉड को पूछते हैं, जबकि 200 साल में जब ये एक बार मेला लगता है तो कई सारे लोग भी दूर से यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए आते हैं ताकि वो मोटा पैसा कमा सके। ये सारी बातें तो किन्मो को बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी, और इसी तरह चलते चलते ग्रैंडपा जिया कहते हैं कि लो किन्मो, हम लोग अपने स्टॉल तक पहुंच गए, जो कि फिलहाल तो पूरी तरीके से खाली था। इसलिए किन्मो फौरन से नीचे की तरफ उठते हुए अपने ग्रैंडपा जिया से सवाल करके पूछता है कि आखिर हम लोग अपने स्टॉल में किस तरह का बिजनेस करेंगे। तभी अचानक ग्रैंडपा क्यूजी ने यहाँ किन्मो को कुछ पोस्टर्स पकड़ा दिए, जिन्हें वो कहता है कि जल्दी से इन्हें स्टॉल के चारों तरफ लगा दो, जिससे किन्मो ने बिना किसी सवाल के चारों तरफ स्टॉल के आसपास लगा दिया। लेकिन इन पोस्टर्स को पढ़ते ही अचानक किन्मो का मुंह खुला की खुला रह जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मेरे एल्डर्स मुझे ही बलि का बकरा बनाकर मुझसे ही पैसे कमाएंगे। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई हो। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी इसी चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।